કંપનીમાં જોડાઈ રહ્યા છો इंडियन बैंकना मैनेजमेंट बैंकना एमडी विनोद कुमार। विनोद सर, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करना चाहेंगे सर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए इंडियन बैंक के थ्रू, क्या आउटलुक रहेगा सर उन रिजल्ट्स? नहीं, रिजल्ट सारे पैरामीटर में मैंने बेटर देन एस्टिमेट ही दिया है और गोइंग फॉरवर्ड भी उम्मीद है जो मैंने गाइडेंस दिया है उसके अपर बैंड पे ही मैं रहूँगा, चाहे ये क्रेडिट ग्रोथ हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो, नीम हो, रिकवरी हो। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपर ब्रैकेट पे ही रहूँगा गाइडेंस जो दिया है उसके। जी सर, लोन ग्रोथ के बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसा यहाँ से आप देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए ग्रोथ कैसा देख सकते हैं? नहीं, गाइडेंस अभी रिवाइज करना इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि अभी Q1 के बाद Q2 के बाद मैं देखूंगा कैसा डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं गाइडेंस रिवाइज करूंगा। बट मेरा क्रेडिट का जो 13.97% का ग्रोथ है, 13.87% का ग्रोथ है क्रेडिट का मेरा, वो प्राइमरीली ड्रिवन बाय रैम है। तो रिटेल मेरा ग्रोथ अराउंड 19% है, एमएसएमई ग्रोथ ऑल्सो 17% है। एग्रीकल्चर फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सबड्यूड है अराउंड 10%, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर भी 15-16% से ग्रोथ करेगा। कॉर्पोरेट में मेरा ग्रोथ 11%, मैं वही मेंटेन करना चाहूंगा, 10 to 11% के बीच में मेंटेन करना चाहूंगा ओवरऑल। तो एंड मेरा मानना है 13-14% इज ए हेल्दी ग्रोथ। और वो ड्राइव करेगा कि डिपॉजिट ग्रोथ मेरा कैसा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ में बहुत ज्यादा गैप हो, उससे नीम पे प्रेशर आएगा, एसेट क्वालिटी पे इशू आएंगे सब्सिक्वेंटली। वो चैलेंज आई डोंट वांट टू क्रिएट। और सर जानना चाहेंगे यहाँ से एसेट क्वालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो आगे वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, और कुछ स्ट्रेस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एमएसएमई या फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न? नहीं, जियोपॉलिटिकल एमएसएमई का हम लोग को भी उम्मीद था कि कुछ स्ट्रेस आ सकता है, बट इंडिया दैट एज ए कंट्री बहुत अच्छा रेजिलियंस शो किया है। अगर आप देखें जीडीपी नंबर, तो Q4 नंबर बेटर देन एक्सपेक्टेड आए हैं, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस कहीं नजर नहीं आ रहा है। सो फार एमएसएमई में भी कोई स्ट्रेस नहीं है। हालांकि ऑन द कॉशियस साइड मैंने Q4 में स्टार्ट किया था प्रोविजन थोड़ा वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए, तो 310 करोड़ का प्रोविजन किया था। वही परसेंट मेंटेन किए हुए थोड़े से बैलेंस उस सेक्टर में बढ़े, कुछ सेक्टर में तो मैंने 13 करोड़ का और प्रोविजन किया इस क्वार्टर में। तो टोटल प्रोविजन मेरा 325 करोड़ का किया है। और जो मैंने गाइडेंस दिया था ग्रॉस एनपीए का 1.50 से 1.60 के बीच में, तो 1.86 अचीव किया है मैंने। अगर आप देखें सिक्वेंशियली 12 बेसिस पॉइंट डाउन आया है, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आसानी से 1.50 टू 1.60 ग्रॉस एनपीए अचीव हो जाएगा। और स्लिपेज रेशियो जो घट करके 0.7 से न आया है, वो सिक्वेंशियली भी इससे बेटर ही होगा। जी, तो सर यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे, कॉर्पोरेट पाइपलाइन कैसे आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी है और कौन से सेक्टर्स या फिर सेगमेंट से डिमांड आती देख रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा पाइपलाइन अराउंड अभी 63,000 करोड़ का है। कुछ सेक्टर बहुत अच्छी डिमांड देखने की मिल रही है, जैसे डेटा सेंटर में अच्छा डिमांड देखने के लिए मिल रहा है। मैंने करीब 8,000 करोड़ का लोन सैंक्शन भी किया है डेटा सेंटर में। उसके अलावा ग्रीन ग्रीन से रिलेटेड जैसे बैटरी स्टोरेज, ग्रीन सोलर एनर्जी काफी प्रोडक्शन में तो काफी आ गया, उसके स्टोरेज का एक चैलेंज है, तो बहुत अच्छा डिमांड उसमें देखने के लिए आ रहा है बैटरी स्टोरेज का। कुसुम, पीएम कुसुम स्कीम में भी बहुत अच्छा सोलर पावर प्लांट्स के डिमांड आ रहे हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन में भी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो वेयर हाउसिंग में भी अच्छा डिमांड देखने के लिए मिलेगा। जी, और सर जैसे एक स्ट्रॉन्ग सीआर देख रहे हैं हम ऑफ 17.58%, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं आगे, इक्विटी डाइल्यूशन या फिर फर्दर टियर 1 बॉन्ड इश्योरेंस इस फिजिकल ईयर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, या फिर इंटरनल अक्यूअर वो इनफ रहेगा कंपनी के लिए? नहीं, बोर्ड अप्रूवल है मेरे पास QIP 5000 रेज करने का, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरा ग्रोथ जितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.58% है, तो सेल्फ सस्टेनेबल है वो। ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनेबलिंग मैंने इसलिए लिया था कि हो सकता है ECL में जरूरत पड़े कुछ मुझे, लेकिन अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ECL में भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ECL का मेरा टोटल इम्पैक्ट बिटवीन 3000 to 3500 है, और उसमें से 1,000 करोड़ मैंने इस क्वार्टर में प्रोवाइड कर दिया।
तो गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है उसका भी नहीं आएगा। मेरा मानना है कि मैं 500 टू 1000 करोड़ के बीच में इस क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर में और मैं कर दूँगा। तो ईसीएल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ज़रूरत है नहीं मुझे कैपिटल रेज़ करने की। जी। साथ ही सर ये डिटेल्स आपने शेयर की, बट यहाँ से सर लास्टली ये जानना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप बैंक के लिए ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सो गाइडेंस जो दिया हुआ है वही मेंटेन करूंगा मैं अभी। डिपॉजिट ग्रोथ बिटवीन 9 टू 11, एडवांस ग्रोथ बिटवीन 11 टू 13%। कासा मैं जरूर ये चाहूंगा कि अभी 39.73 है, 40 का गाइडेंस दिया है मैंने, मैं 40 मेंटेन करूं कासा, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के रेट में। रिसोर्स लोन ग्रोथ से ज्यादा चैलेंज है डिपॉजिट रेजिंग, सो वो एक चैलेंज है, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। और एक चीज लास्ट में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारे ब्रांचों का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है। जो पहले अप टू लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करूं मैं, Q1 25 में सिर्फ 25% ब्रांचेज ने टारगेट अचीव किया था। दिस टाइम मोर देन 50% ब्रांचेज हैज अचीव द टारगेट। ये एक बहुत अच्छी सिग्नल है जहां पे लोग बाई इन ऑफ द स्ट्रेटेजी हैज इम्प्रूव्ड, तो दिस इज ए वेरी गुड सिग्नल। जी विनोद सर, बहुत शुक्रिया ये पूरी डिटेल्स के लिए। તો આ રીતે આપણે ઇન્ડિયન બેંકના મેનેજમેન્ટ સાથે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને ફ્રાઇડેના સેશનમાં માર્કેટ હાઉસમાં જ નંબર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ઘણી મજબૂતી આ સ્ટોકમાં બેન્કિંગ કાઉન્ટરમાં આપણને જોવા મળી હતી. આજે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ છે, 2% જેટલો ઘટાડો છે, પરંતુ સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ જાહેર થયા છે ઇન્ડિયન બેંક દ્વારા.